बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा आज का लेक्चर है इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जिसको हम इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो हम इस स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अगर मैं ब्रीफ्स आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो हम इसमें इस पेशेंट की इंडिकेशंस देखेंगे, ठीक है, कि पेशेंट को कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, ये कौन सी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें हमें ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने पेशेंट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसके बाद हमने कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, इसमें हमने कंट्रास्ट अगर मटेरियल यूज़ करना है तो वो किस तरह से करना है, पेशेंट की प्रिपरेशन अगर करवानी है तो वो हम कैसे करवाएंगे, फिर हम प्रोसीजर किस तरह से करेंगे, टेक्निक हमने किस तरह से यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक हमें अप्लाई करनी है, फिर हमने जो इमेजेस लेने हैं वो कितने टाइम पे इमेजेस लेने हैं, कौन कौन से इमेजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे। अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो IVU जिसको हम कहते हैं, इट इज़ द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग रीनल पैरेन्काइमा है, कैलसिस है, पेल्विस है, आफ्टर द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया। तो मेन जो हमारा फोकस है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट जो ऑर्गन्स आ जाते हैं, ये यूरिनरी सिस्टम के, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं वो हमने इसमें स्टडी करने हैं। जो कि हमने किस तरह से स्टडी करनी है, हमने एक इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो कंट्रास्ट मीडिया जो है वो इंजेक्ट करना है पेशेंट को, और उसके बाद हमने उसको रेडियोग्राफिकली इमेजेस लेने हैं और उसको स्टडी करना है। इसको हम इंट्रावेनस यूरोग्राफी भी कहते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में इसका जो यूज़ था वो कह सकते हैं कि वो डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिवली हमने CT, अल्ट्रासाउंड, MR को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले जब ये इतनी एडवांस नहीं थी, ये टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, या आप ये कहना ईजीली एक्सेसिबल नहीं थी हमारे पास, तो उस टाइम पे हम यूरोग्राफी को बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ करते थे। लेकिन अब CT अगर हम यूज़ कर लें या अल्ट्रासाउंड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर MRI आपके पास अवेलेबल है तो आपको अल्ट्रासाउंड, आपको इंट्रावेनस यूरोग्राफी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिसेंट ईयर्स में इसका जो यूज़ है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन रिमेन्स प्राइमरी मोडेलिटी फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द, अब प्राइमरी मोडालिटी अभी भी ये प्रेजेंट है। अगर हमने क्या करना है, कैलसिस सिस्टम देखना है, ठीक है, यूरिटर अगर हमने देखना है, पेल्विस देखना है, तो फिर अभी भी हम इसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू CT, अल्ट्रासाउंड या फिर MRI। अब अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो डेफिनेटली जब हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना है या हमने इन वर्ड्स को बोलना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये असल में है क्या चीज़। जैसे हम कहते हैं यूरोग्राम। अब यूरोग्राम क्या होता है? विजुअलाइजेशन ऑफ द किडनी पैरेन्काइमा, कैलसिस एंड पेल्विस रिजल्टिंग फ्रॉम IV इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूरोग्राम। कि हमने विजुअलाइजेशन ऑफ की है किसकी? किडनी की, ठीक है, उसका पैरेन्काइमा है, कैलसिस है, पेल्विस है। लेकिन कब? जब हमने एक IV इंजेक्शन दिया है कंट्रास्ट का, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम यूरोग्राम कहते हैं। ये जो आपके पास पिक्चर आती है उसको हम यूरोग्राम कहते हैं। पाइलोग्राम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं डिस्क्राइब्स रिट्रोग्रेड स्टडी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, ओनली कलेक्टिंग सिस्टम को जब हमने देखना है, ठीक है, विजुलाइज करना है, और ये क्या है? रिट्रोग्रेड स्टडी है, तो इसको हम पाइलोग्राम कहते हैं। सो IVP, ठीक है, इज द मिसनोमर, शुड बी IVU। उसके बाद अगर हम सिस्टोग्राफी की बात करें तो इसमें हम ब्लैडर को देखते हैं। ब्लैडर के विजुअलाइजेशन के लिए अगर हम स्टडी करते हैं, हम प्रोसीजर करते हैं, तो उसको हम सिस्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। यूरिथ्रोग्राफी में हम यूरिथ्रा की विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी में हमारे पास क्या है? कंबाइंड स्टडी होती है ब्लैडर और यूरिथ्रा की, तो वो हमारे पास दोनों ऑर्गन आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो हम कहते हैं कंट्रास्ट जो है वो इंट्रावेनसली हम पेशेंट को देते हैं। ये क्या होता है? डाई इज used on cloths and in cooking to change the color of things, ठीक है। अब ये जो डाई की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है असल में? ये जो कंट्रास्ट में हम डाई का वर्ड दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम डाई जो था वो क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते थे कि उसमें तो हमने कलर चेंज करना है, या फिर कुकिंग जो आइटम्स हैं कि हमने उसमें कोई कलर चेंज करना है, तो इनोवेशन करनी है, थोड़ा सा कलर आपने डिफरेंट करना है, तो आपने उसमें कोई डाई डाल देते हैं तो वो उस तरह की अपीयरेंस आ जाती है, उस तरह की कलर की अपीयरेंस आ जाती है, तो उसको हम डाई कहते हैं। लेकिन ये हम पेशेंट को वो वाला डाई नहीं देते, इसमें हम कंट्रास्ट मटेरियल देते हैं। हम डाई का वर्ड तो यूज़ करते हैं क्योंकि इसका काम वही वाला होता है जो हम सिंपल जो डाई है, जो कलर
क्लॉथ्स के लिए यूज कर रहे हैं कि हमने उनका कलर चेंज किया। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, सिस ऑर्गन्स हैं उनके अपीयरेंस, उनका कलर चेंज किया, तो वो चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, उसको हम डाई कहते हैं। अब अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने सस्पेक्टेड, अगर सस्पेक्टेड है या कोई नॉन ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे, यूरिथ्रा लेवल पे, ठीक है, तो हमने उसको अगर एवेलुएट करना है, उसकी हमने अपीयरेंस देखनी है, उसकी हमने प्रेजेंस देखनी है, या हमने उसकी कंटिन्यूशन देखनी है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उस चीज़ को असेस करने के लिए, उसको एवेलुएट करने के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें अगर कोई पोस्ट ट्रॉमा के बाद उसकी इंटीग्रिटी हमने देखनी है, ठीक है, उसकी हमने अपीयरेंस देखनी है। कोई पेशेंट है, ठीक है, ट्रॉमा का पेशेंट है, तो पोस्ट ट्रॉमा उसके हमने यूरिनरी ट्रैक को अगर असेस करना है तो फिर हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टू असेस द यूरिनरी ट्रैक फॉर सस्पेक्टेड कंजेनिटल अनॉमलीज, कि अगर पेशेंट को कोई कंजेनिटल अनॉमलीज हैं, अब आपको ये पता है कि कंजेनिटल अनॉमलीज कौन सी होती हैं, जो पेशेंट को बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को पहले से कंजेनिटल कोई एब्नॉर्मैलिटीज थी, तो फिर हमने पेशेंट का यूरिनरी ट्रैक अगर असेस करना है तो हम वहाँ पे ये प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि यूरिनरी ट्रैक का अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, कोई लेयन है, कोई मैस है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि हेमाटोरिया है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उसको हमने असेस करना है, उसको हमने एवेलुएट करना है, उसको हमने एग्जामिन करना है, तो हम वहाँ पे ये प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग अडल्ट्स नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं कि एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उसको हमने हाइपरटेंशन को असेस करना है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हम वहाँ पे ये प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रेजेंट है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में शायद मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन सी होती हैं, कि जो अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेशन वो चीज़ प्रेजेंट होगी तो हम डेफिनेटली ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव में ये होता है कि हम क्या करते हैं, रिलेटिवली दोनों चीज़ों को असेस करते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है प्रोसीजर करने से, कितना हमें नुकसान हो रहा है, कि अगर हम प्रोसीजर कर देते हैं तो पेशेंट को कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हम प्रोसीजर नहीं करेंगे तो पेशेंट को कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम असेस करके हम कहते हैं कि अगर हमें वेटेज जो है वो बेनिफिट की ज़्यादा मिल रही है और साइड इफेक्ट की कम मिल रही है, तो हम फिर प्रोसीजर कर लेते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि हम पेशेंट की क्या है अपीयरेंस, उसकी जो सिम्टम्स हैं, उसके साइंस जो हैं, उसकी आपके पास जब वो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसका जो फिजिकल हिस्ट्री है, उन सारी चीज़ों को हम असेस करने के बाद हम देखते हैं कि हम पेशेंट का करेंगे या नहीं। लेकिन कुछ ऐसी ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। रिलेटिव अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रेनल फेलियर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमने कोई भी कंट्रास्ट जब डाई पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है उससे पहले हम क्रेटिनिन लेवल चेक करवाते हैं पेशेंट का, सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होता है, जो कि अगर मोर देन 1.5 mg/dl हो तो हम पेशेंट को कंट्रास्ट क्या करते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं दें। लेकिन फिर भी हम उसके साथ वेटेज देखेंगे कि आपको कितना ड्रॉबैक मिल रहा है, कितना उसका फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर पेशेंट रीनल फेलियर का है, उसका सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है वो मोर देन 1.5% है, ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम देखेंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम है, ठीक है, प्रीवियस कोई एलर्जी है कंट्रास्ट एजेंट से या आयोडीन से, जनरलाइज्ड एलर्जिक कंडीशन है, पेशेंट को पहले किसी ड्रग वगैरह से किसी चीज़ से एलर्जी होती है। उसके बाद मल्टीपल माइलोमास है, प्रेगनेंसी है, इन्फेंसी है, ठीक है। अब ये डिफरेंट हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि रिलेटिव हैं, कि प्रेजेंट हैं तो हम पेशेंट की आप ये कह लें कि उसकी अपीयरेंस हम देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसके आप साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन देख सकते हैं, फिर हम इस चीज़ को ओके करेंगे कि हमने ये प्रोसीजर करना है या नहीं करना। उसके बाद एडवांटेज अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, क्लियर आउटलाइन ऑफ द इंटायर यूरिनरी सिस्टम, सो कैन सी इवन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। पहली बात कि हम माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी इसमें पिक कर सकते हैं। उसके बाद ईजियर टू पिक आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन व्हेन देयर आर
मल्टीपल पेल्विक कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। तो हम जो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन्स हैं उसको इजीली पिक कर सकते हैं अगर वहाँ पे मल्टीपल पेल्विक कैल्सिफिकेशन हो इसके बावजूद। कैन शो नॉन ओपेक स्टोन्स एज फिलिंग डिफेक्ट, ठीक है। नॉन ओपेक है, सिंपल आपको एक्सरे पे नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें फिलिंग डिफेक्ट मिल रहा है, तो उस फिलिंग डिफेक्ट की वजह से हम उनको भी पिक कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट रीनल फंक्शन एंड अलाउ फॉर वेरिफिकेशन दैट द ऑपोजिट किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली। तो इस तरह से हम रीनल फंक्शन को भी इसमें असेस कर सकते हैं। माइल्ड हैंडोनेफ्रोसिस है, कोई स्मॉल स्टोन्स है, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन्स है, कोई नॉन ओपेक स्टोन्स हैं, ठीक है। तो हम इन सबको इजीली इसमें पिक कर सकते हैं, ये इसके मेन एडवांटेज हैं। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हमें इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें आईवी कंट्रास्ट मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, हमें पेशेंट को आईवी कंट्रास्ट इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अगर पेशेंट को कोई एलर्जी है, ठीक है, पेशेंट को हम कंट्रास्ट नहीं दे सकते, उसका अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है या उसको सीरम क्रेटिनिन लेवल हाई है तो हम वहाँ पे पेशेंट को कंट्रास्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि हमें यहाँ पे आईवी कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं प्रोवोक एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं मल्टीपल डिलेड फिल्म्स हमें लेनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, इस स्टडी को कंप्लीट होने में। तो फिर वो जो कंट्रास्ट होगा वो उतना टाइम जो है वो पेशेंट की मतलब बॉडी में रहेगा, ठीक है। अब डिलेड फिल्म्स में किस तरह से हम कहते हैं कैन टेक आवर्स एज कंट्रास्ट पासिस क्वाइट स्लोली। क्यों? क्योंकि ब्लॉक्ड अगर रीनल यूनिट है या यूरिटर है तो वहाँ पे कंट्रास्ट जो स्लोली पास आउट होगा, जिसकी वजह से हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, अपने पूरा जो यूरिटर सिस्टम है उसको कंप्लीट असेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हमें अपनी स्टडी को डिले करना पड़ सकता है क्योंकि वो स्लोली पास आउट हो रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। मे नॉट हैव सफिशिएंट स्पेसिफिकेशन टू डिफाइन द एनाटमी एंड पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर सफिशिएंट वहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है तो उस वजह से हम एनाटमी और जो पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन था उसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि हमने पेशेंट को जब एक फिल्म लेनी है, हमने एक एक्सपोजर देना है, उसके बाद हमने दूसरी फिल्म लेनी है, हमने दूसरा एक्सपोजर देना है, तो फिर हम क्या है मल्टीपल पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर्स दे रही है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर दे रहे हैं, लेकिन ये आइडियल नहीं है कौन से पेशेंट्स के लिए, जो यंग पेशेंट्स हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके लिए ये सिचुएशन, ये प्रोसीजर फिर आइडियल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम कंट्रास्ट की बात करें जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम कहते हैं हाई और स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़। अब इन तीनों में से हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं या हम रूटीन में कौन सा यूज़ करते हैं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ सा लेआउट दूंगी, लेकिन कंट्रास्ट पे हम एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हो सकता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, तो हम फर्दर इस पे डिटेल में भी एक लेक्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ऑल करेंटली यूज्ड कंट्रास्ट मीडिया आर केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ 2,4,6 ट्राई आयोडोनेटेड बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग्स है इनका आपको पता होगा क्योंकि हम लोग एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे ये जो केमिकल मॉडिफिकेशंस थी ये हमने की थी, तो इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हम कंट्रास्ट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं ये असल में होते क्या हैं, ठीक है। आयोडीन कंपाउंड है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे, इंक्लूडिंग देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ऑस्मोलैलिटी, आयोडीन कंटेंट एंड आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन। तो ये वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं और हम कहते हैं कि ये वाला कंट्रास्ट ये है, ये वाला कंट्रास्ट ये है, ये हाई ऑस्मोलर है, ये लो ऑस्मोलर है, ये आइसोस्मोलर है, वो इन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। कि उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या है, उसका आयोडीन कंटेंट क्या है, उसके आयोनाइजेशन सॉल्यूशन में क्या है, उसके केमिकल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस categorization based on osmolality is widely used,
कि क्लिनिकली जो मेडिकल में हम अपने प्रैक्टिस में जो कंट्रास्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो ऑस्मोलैरिटी की बेस पे होती है, ठीक है। आइसोस्मोलर है, लो स्मोलर है, हाई ऑस्मोलर है, ये ऑस्मोलैरिटी है। HOCM की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है, जिसको हम HOCM कहते हैं, लेकिन ये ओल्डेस्ट एजेंट है। ओल्डेस्ट मीन्स कि तब ये प्रेजेंट था जब हमारे पास इतनी मॉडिफिकेशंस नहीं थी, तो इस वजह से ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, बट देयर यूटिलिटी इज लिमिटेड। अगर इनएक्सपेंसिव है तो इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको वाइडली यूज कर सकते हैं। हम फिर इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसका फायदा हमें कितना हो रहा है, ठीक है। दे आर मोनोमर्स, इसमें सिंगल बेंजीन रिंग होते हैं दैट आयोनाइज इन सोल्यूशन विद द वैलेंस ऑफ -1, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम HOCM की बात करें तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। जैसे हम फर्स्ट वन की बात करें, सेकंड वन की बात करें, थर्ड वन, फोर्थ वन हमारे पास। अब इसमें अगर हम देखें तो सोडियम का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। जैसे हम कहते हैं कि सोडियम 10% है या सोडियम 35% है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं सोडियम हमारे पास 10% है लेकिन ओमेगा जो है वो 66% है। अब ये हमारे पास है रीनोग्राफिन, ये एक डिफरेंट है, ठीक है। अब HOCM जो है ये डिफरेंट हमारे पास है, आप ये कह लें कि डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट 4 फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि एक कंपनी एक फार्मूला यूज करिए, दूसरी कंपनी जो है वो दूसरा यूज करिए। जैसे अगर एक रीनोग्राफिन बना रही है तो वो ये वाला फार्मूला यूज करेगी जिसमें सोडियम 10% होगा, ओमेगा 16% होगा। रिनोवेस्ट अगर एक कंपनी बना रही होगी तो वो सोडियम 35% और मेगा 34.3% वाला फार्मूला यूज कर रही होगी। अब ये हमारे पास है डिफरेंट फार्मूलाज हैं और उनके डिफरेंट ट्रेड नेम होंगे जो हम कहते हैं कि कंपनी का नेम है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अगर हम कॉन्ड्रे की बात करें, कॉन्ड्रे 400, तो उसमें सोडियम 66.8% है। अब ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है जो हम HOCM की बात करते हैं, जो हमारे पास रूटीन में प्रेजेंट है, हाइपोपैक है। तो ये है हमारे पास वो रेडियो फार्मास्यूटिक कंट्रास्ट मटेरियल्स हैं जो हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडियाज हैं। उसके बाद अगर हम लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडियाज की बात करें तो हम कहते हैं मेजर एडवांस वाज द डेवलपमेंट ऑफ नॉन आयोनिक कंपाउंड। अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुई कि वहां पे आयोनिक कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे नॉन आयोनिक कंपाउंड डेवलप हुए हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड जो वो यूज हुए हैं। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट थी HOCM से LOCM तक। दे आर मोनोमर्स that dissolve in water but do not dissociate, ठीक है। Hence with few, अब हमारे पास क्या है कि अगर few particles हैं, कुछ particles हैं, ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन में, तो वो डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कि ये डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। इसमें इतनी डिसॉल्वेबिलिटी होती है, इतनी इसमें इस केमिकल इस तरह के इसके करेक्टर्स होते हैं कि ये सॉल्यूशन में वाटर में जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल थोड़े बहुत रह जाते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, वैसे ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं LOCM। अब LOCM की अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन आयोनाइज, ऑस्मोटिक जो लोड होता है वो लेस देन 50% होता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो एज कम्पेयर टू HOCM अगर हम बात करें तो LOCM की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो लेस होती हैं, लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू HOCM। उसके बाद हम आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडियाज की बात करते हैं। अब ये तो 3 ऐसे कंट्रास्ट मीडियाज हैं जो रूटीन में यूज होते हैं, जिसमें से कुछ जो है जैसे HOCM के अगर हम बात करें तो वो अब इतना ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, ठीक है। बेशक वो इनएक्सपेंसिव था, इजीली अवेलेबल था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से उसको आहिस्ता आहिस्ता अब रूटीन में यूज़ नहीं कर रहे। अब हम लो स्मॉलर या आइसोस्मॉलर कंट्रास्ट मीडियाज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोस्ट रिसेंट क्लास ऑफ एजेंट is dimers that consist of molecule with 2 benzene ring, again each with 3 iodine atoms, ठीक है, that does not dissociate in water, नॉन आयोनिक है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन आयोनिक है, इसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं। अब ये मोस्ट रिसेंट क्लास है, मोस्ट रिसेंट एजेंट है जो कि यूज हो रहा है कंट्रास्ट मीडियाज में। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं डोज ऑफ 200 mg ऑफ आयोडीन पर पाउंड बॉडी,
तो हम इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोज ऑफ 200 mg ऑफ आयोडीन पर पाउंड बॉडी, ठीक है। तो वेट डोज कितनी है हमारे पास, 20 से 30 ग्राम, ठीक है। इंजेक्शन कंप्लीटेड विद इन 60 सेकेंड। तो हम 60 सेकेंड में क्यों कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, बोलस इंजेक्शन देना होता है, हमने रैपिडली पेशेंट को इंजेक्ट करना है सारे का सारा इंजेक्शन, ठीक है। रैपिडली इंजेक्टिंग एज बोलस विद 50 ml सिरिंजेस। क्या हमने रैपिडली पेशेंट को 50, आपने जितना भी पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो आपने वो क्या करते हैं, पहले आप फिल कर लेते हैं, ठीक है। और जब आपने स्टार्ट करना है, अगर आप हैंड इंजेक्शन दे रहे हैं तो आप उसको रैपिडली 60 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर आपने पूरे को पूरा जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट को इंजेक्ट करना है, जिसको हम बोलस की फॉर्म में कहते हैं। कि आपने इकट्ठा फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में नहीं, ये नहीं कि आपने पहले दिया फिर स्टे कर लिया, गैप ले लिया, फिर आपने दोबारा थोड़ी सी डोज दे दी, इस तरह से वो फ्रेगमेंट्स में स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाते हैं। हमने पूरे का पूरा इंजेक्शन इकट्ठा देना है ताकि वो जहां पे भी जा रहा है वो इकट्ठा वहां पे हमारे पास शो हो, ठीक है। स्लो इंजेक्शन, अब स्लो इंजेक्शन की वजह से क्या होता है, डिक्रीज साइड इफेक्ट्स बट प्रोवाइड लेस डेंस नेफ्रोग्राम। अब स्लो इंजेक्शन की वजह से साइड इफेक्ट्स तो कम हो गए कि पेशेंट को जब इकट्ठी डोज नहीं मिली वो एकदम से नहीं हिला, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी बॉडी जो है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेती है, साइड इफेक्ट्स तो कम हो गए, लेकिन हमने जो काम करना था, जिस चीज को हमने देखना था, उसके पेरेंट्स कम हो गई। तो हमें क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि बट प्रोवाइड लेस डेंस नेफ्रोग्राम, ठीक है। तो हमने ज्यादा क्लियर अपीयरेंस देखने के लिए हमने बोलस इंजेक्शन देना है। अनदर मेथड में क्या हम कर सकते हैं कि हम ड्रिप इन्फ्यूजन टेक्निक यूज कर सकते हैं। इन्फ्यूजन किट विद 40 to 60 ग्राम आयोडीन डिलीवर्ड इन 250 to 400 ml फ्लूइड के हम पेशेंट को ड्रिप इन्फ्यूजन टेक्निक के थ्रू भी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। ये जो कंट्रास्ट है कि आप इतने ग्राम आयोडीन ले लें और वो कितने ml में है, ऑलमोस्ट 400 या 300 ml फ्लूइड है, उसमें आप पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड हैं जिनको हम कंट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें ड्रिप इन्फ्यूजन का इसका एडवांटेज क्या है, नेफ्रोग्राम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है। डायूरेसिस इंक्रीज, ठीक है। डिस्टेंडेड कलेक्टिंग सिस्टम एंड यूरेटर, क्यों, क्योंकि पेशेंट को आप ये कह लें कि हाइड्रेशन लेवल पेशेंट का अच्छा हो जाता है क्योंकि हम उसको फ्लूइड के फॉर्म में ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंडेड कलेक्टेड सिस्टम और यूरेटर्स हमें नजर आ जाते हैं, ठीक है। कलेक्शन सिस्टम, जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो विजुलाइज लॉन्गर टाइम, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन फिल्मिंग, कि हमारे पास जब विजुलाइज लॉन्गर टाइम होगा तो हम इजीली जो है वो इमेजेस ले सकते हैं, हमें जल्दी नहीं होगी, हम रैपिडली हमें हर काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इजीली जो आपने जो एरियाज को पिक करना है हम उनको पिक कर सकते हैं, उनकी फिल्मिंग ले सकते हैं, उनके इमेजेस हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यूरेटर कंप्रेशन नॉट नेसेसरी। तो इस तरह के प्रोसीजर में हमें यूरेटर कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये जो इंजेक्शन मेथड है, इंजेक्टिंग मेथड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, ये इजी होता है, इजीली हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो अब इसमें डिसएडवांटेज में क्या होता है, ओवरलोड्स विद मोर आयोडीन, ठीक है। अब पहले हमने कहा था कि हमें नेफ्रोग्राम जो प्रोलॉन्ग नजर आ जाएगा, ये फायदे हो सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, ओवरलोड विद मोर आयोडीन, ठीक है। तो ये अब हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपस में क्लियर करना होता है कि हमें एडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं या डिसएडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं इनिशियल जो वास्कुलर नेफ्रोग्राम है वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। इंक्रीज डायूरेसिस की वजह से डिक्रीज विजुअलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के साथ हमने फिर कंपेयर करना है कि दोनों, अगर हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमें एडवांटेज ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं या डिसएडवांटेज ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिसएडवांटेज ज्यादा है और एडवांटेज कम है तो डेफिनेटली हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने पेशेंट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, हमने कोई भी मेथड यूज करना है, हमने जब आईवीयू करना है, जब हमने आईवीपी स्टडी करनी है तो हमने पेशेंट को प्रिपेयर किस तरह से करना है। पहली बात हम कहते हैं कंप्लीट यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन टू असेस द रीनल फंक्शन। सबसे पहले हमने पेशेंट की यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन की फाइल देखनी है, ठीक है, ताकि हम रीनल फंक्शन को असेस कर सकें कि पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है वो ठीक है, जिसमें हमने सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया लेवल वगैरह देखना होता है, ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल है तो हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे सकते हैं, अदरवाइज हम फिर देखेंगे कि पेशेंट की रिलेटिव कंडीशन किस तरह की है। उसके बाद हम कहते हैं द पेशेंट इज गिवन माइल्ड लेक्सेटिव्स, जिसमें हम कैस्टर ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट 12 to 20
4 आवर्स बिफोर द प्रपोज्ड एक्सरे एग्जामिनेशन, कि हम ऑलमोस्ट पेशेंट को हाफ या 1 डे पहले पेशेंट को कुछ माइल्ड से लेग्जेटिव्स वगैरह दे सकते हैं या कैस्ट्रॉल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अब 1 नाइट बिफोर भी हम दे सकते हैं जब हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो फीकल मटेरियल होगा, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ गैसेस होती हैं बाउल में वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम होगा, जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, सामने से जो शेडोज आ रहे हैं गैस के वो सारे खत्म हो जाएंगे। द पेशेंट इज केप्ट नील बाय माउथ के ओवरनाइट पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाना, क्या आपने रात को उसने जो हल्की फुल्की डाइट ले रही है उसके बाद उसने सुबह जब प्रोसीजर के लिए आना है उसने रात के बाद से कुछ नहीं खाना, एंड इज डिहाइड्रेटेड बाय स्टॉपिंग द फ्लूइड इनटेक, ठीक है। मोस्ट यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं बिलीव दैट विद मॉडर्न कंट्रास्ट मीडिया ओवर हाइड्रेशन, वैसे वो कहते हैं कि डिहाइड्रेशन होनी चाहिए, फ्लूइड इनटेक भी बंद कर देते हैं, लेकिन जो कुछ जो एडवांस यूरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मॉडर्न कंट्रास्ट मीडिया इसके साथ अगर वो ओवर हाइड्रेशन हो, ठीक है, with modern contrast media overhydration should be avoided but dehydration is unnecessary। वो कहते हैं कि ओवरहाइड्रेशन ना हो, ये ना हो कि पेशेंट अन्नेवा पानी पिए जा रहा है, फ्लूइड इनटेक लिए जा रहा है, ठीक है, ओवरहाइड्रेशन ना हो, लेकिन डिहाइड्रेशन की भी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है कि वो रूटीन में जो थोड़ा बहुत फ्लूइड ले रहा है या पानी पी रहा है वो ठीक है, कुछ ये कहते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि हमने प्रिपरेशन से पहले पेशेंट को फ्लूइड इनटेक जो है वो स्टॉप करवाना है, ठीक है, ताकि वो डिहाइड्रेटेड होना चाहिए। इन प्रैक्टिस एडवाइस ओमिट फ्लूइड्स आफ्टर 11 PM, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं लेना है, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं अगर उसने कुछ खाया पिया होगा, उसका स्टमक फुल होगा तो वहाँ पे वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब वोमिटिंग के चांसेस होंगे तो वहाँ पे हमारी जो स्टडी है वो लिमिटेड हो सकती है, इस वजह से हम कहते हैं कि वो फ्लूइड इनटेक जो है वो बंद कर दे, उसके बाद ब्रेकफास्ट उसने लिख ही नहीं ला, जिस दिन उसका प्रोसीजर है उस टाइम पे वो कुछ भी खा के नहीं आएगा, उसमें नील पर ओरल होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हेल्प्स इन बेटर कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रास्ट एंड क्लियर एक्सरे पिक्चर्स। एक बात ये होती है कि अगर डिहाइड्रेशन है तो उसकी वजह से हमारे पास जो कंट्रास्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बेटर होती है, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं होता, ठीक है, वो थिक कंसिस्टेंसी आती है, डेंस आता है। पेशेंट शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड, क्यों, अगर वो रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें यूरिया लेवल ज्यादा आया हुआ है, उसमें क्रेटिनिन लेवल ज्यादा है, तो वहां पे हम डिहाइड्रेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट तो पहले रीनल फेलियर का है, ठीक है। पेशेंट शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड इफ सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, सो इट मे लीड टू स्वेयर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अगर हम वहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो स्वेयर डिहाइड्रेशन में जा सकता है। उसके बाद हम कहते हैं सेंसिटिव टू डाइट, अगर पेशेंट को कंट्रास्ट मटेरियल से या किसी और ड्रग से कोई एलर्जी है या सेंसिटिविटी है तो उसको हम पहले चेक करेंगे। हम इसमें अगर हमने कंट्रास्ट से एलर्जी चेक करनी है तो हम उसको कोई टेस्ट डोज भी दे सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी अमाउंट में कंट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट करके कुछ टाइम स्टे करें, फिर देखें कि पेशेंट को रिएक्शंस तो नहीं हो रहे, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ अगर कोई सीवियर रिएक्शन उसको शो होते हैं तो फिर हम पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो डिले कर सकते हैं, ये खत्म कर सकते हैं, या उसके ऑल्टरनेट कुछ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट का हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले, हमने प्रोसीजर करने से पहले हमने उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, जिसमें हमने पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमने पेशेंट को क्लियर करने होते हैं और फिर हम उसके साइन लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा रीनल रूट फॉर कंट्रास्ट एक्सक्रीशन, कि जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं उसके बाद वो बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होगा, एक तो किडनीज के थ्रू हो रहा है, ब्लैडर यूरेटर वगैरह ये ठीक है इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे मेथड है या आप ये कह लें ऑर्गन्स हैं जहाँ से कंट्रास्ट एक्सक्रीट हो सकता है। हेपेटिक हो सकता है, स्मॉल बाउल हो सकता है, स्वेटिंग से हो सकता है, स्लाइवा से हो सकता है, टीयर से हो सकता है, पेशेंट अगर होता है आंसू आते हैं, ठीक है, वहां से हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक जो जूसेस है इनके थ्रू जो कंट्रास्ट की किसी न किसी हद तक एक्सक्रीशन बॉडी में से होती है। ये ऐसे रूट्स हैं। अब अगर हम बात करें तो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स की,
कि हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, कि कौन कौन सी हमें जो चीज़ें हैं वो पहले से तैयार होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो हमें कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें हम किस तरह से प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट को अगर हम देखें तो हम कहते हैं मीडियम पावर्ड एक्सरे जनरेटर सेटअप, कितना टिपिकली 40 to 60 किलोवाट। ठीक है। बेसिक टोमोग्राफी इक्विपमेंट होता है। एब्डोमिनल कंप्रेशन हमें रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होगा वो हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं मीडियम और रेगुलर जो फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन वैरायटी ऑफ साइजेस, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि पैड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट को अगर इमोबिलाइज करना है कि पेशेंट के मूवमेंट ना हो, तो हमें कुछ स्ट्रैप्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन हमने करनी है, पेशेंट को हमने जो कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है उसके लिए हमें 50 ml सिरिंज रिक्वायर्ड होगी, फिलिंग नीडल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। स्किन प्रिपरेशन के लिए स्टिकी टेप हमें रिक्वायर्ड होगी। अब उसके लिए हमें उसके बाद हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ नीडल। ठीक है। कि हम स्ट्रेट यूज करें या बटरफ्लाई यूज करें, अब वो कितने गेज की हम यूज करते हैं, अगर बच्चे हैं या अडल्ट पेशेंट हैं, ठीक है, या ओल्ड एज पेशेंट है, हम कौन सी नीडल जो है वो कितने गेज की यूज करते हैं। ठीक है। 16 है, 19 है, 21, 23, तो ये डिफरेंट गेज हैं। उसके बाद टोनिकेट हमें रिक्वायर्ड होता है, ब्लड प्रेशर कफ रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है। टोनिकेट हो या ब्लड प्रेशर कफ हो, ताकि हम इजीली जो है वो जो वेन है उसको लोकेट कर सकें। उसके बाद हमें इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, हमें वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें पेशेंट को इमरजेंसी में पेशेंट चला जाता है, तो हमें वहाँ पे इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमें अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल आप ये कह सकते हैं कि फ्लोरोस्कोपी मशीन है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास है एब्डोमिनल कंप्रेशन पैड, ये है हमारे पास टोमोग्राफिक अटैचमेंट। ठीक है। ये हमारे पास है बटरफ्लाई नीडल। ठीक है। जो हमने पोजीशन हमने पेशेंट को पहले से लगाई हुई है। ये हमारे पास इमरजेंसी ड्रग बॉक्स है या इमरजेंसी ट्रॉली जिसको हम कहते हैं, जिसमें इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को अगर एलर्जिक रिएक्शन कोई होता है, ठीक है, तो एवल डेक्सा एवल इस तरह के इंजेक्शन वगैरह इसमें अवेलेबल होंगे। पेशेंट को अगर वोमिटिंग होती है तो हमने फिर पेशेंट को तब कौन सी इंजेक्शन देना है या कौन सी ड्रग देनी है, तो वो इस तरह की ड्रग्स जो होती है इमरजेंसी ट्रॉली में या बॉक्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक सिंपल फ्लोरोस्कोपी मशीन है। ठीक है। इक्विपमेंट है, पेशेंट टेबल है, पेशेंट के लेइंग पोजीशन में, तो हम इस तरह से ये इक्विपमेंट यूज करेंगे। ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास एब्डोमिनल कंप्रेशन पैड आप किसको कह सकते हैं, जो स्ट्रैप कह सकते हैं। अब ये हमने क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमने जब एब्डोमिनल कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो पेशेंट की मूवमेंट जो है वो कम से कम हो जाएगी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स हैं वो मूव करते हैं, वो कम हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, पेशेंट की जो इमेज की रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज होगी। वहाँ पे जो मोशन की वजह से आर्टिफैक्ट्स आते हैं वो कम से कम हो जाएंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिफैक्ट्स को हम ये कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। अब टेक्निक की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं वेनस एसेस कैसे, मीडियन क्यूबिट एंटी क्यूबिटल वेन हमने यूज़ करनी है। ठीक है। वेनस एसेस के लिए, क्योंकि ये प्रेफर्ड अच्छी वेन होती है, इजीली एसेसिबल होती है। यहाँ पे हम आईवी अगर हमने इंजेक्शन लगाना है तो ये प्रेफर्ड साइट होती है इंजेक्शन के लिए। क्यों? बिकॉज फ्लो इज रिट्रोग्रेड। ठीक है। अब इन द केफेलिक वेन एज इट पिट्स द कैल्वी पेक्टोरल फेशिया। अब यहाँ पे हमने इस वजह से हम कहते हैं कि एंटी हमने क्यूबिटल जो वेन है, जिसको हम मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन भी कहते हैं, क्यूबिटल वेन भी कहते हैं हम, ये प्रेफर्ड वेन होती है वेनस एसेस के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने कौन से गेज की नीडल हमने यूज करनी है या कैनोला यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का पेशेंट है। अगर एक बच्चा है तो डेफिनेटली आप उसको 23, 24 वाला यूज़ करेंगे। अगर एक यंग पेशेंट है उसको हम 20, 22 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसकी वेन अच्छी है हम उसको 20 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम बोलस इंजेक्शन दे सके। ठीक है। तो गेज ऑफ द कैनोला एंड नीडल शुड अलाउ द इंजेक्शन टू बी गिवन रैपिडली एज बोलस, कि हमने वो गेज यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक जगह पे 20 यूज़ कर सकते हैं तो हम 20 ही यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे 22 नहीं यूज़ करेंगे। अगर वेन अच्छी है तो हम 20 यूज़ कर लें, क्योंकि हमने अगर वेन अच्छी होगी, थिक होगी, ठीक है, ब्रॉड होगी, डायमीटर उसका अच्छा होगा, तो हम वहाँ पे बोलस इंजेक्शन है वो रैपिडली दे सकते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो नेफ्रोग्राम की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद हम कहते हैं अपर आर्म और शोल्डर पेन मे बी ड्यू टू
स्टेसिस ऑफ द कंट्रास्ट इन वेन विच मे बी रिलीव्ड बाय द अबडक्शन ऑफ द आर्म, के अगर हम आर्म की जब मूवमेंट करेंगे तो फिर जो हमें पेन फील हुई थी कहाँ पे, अपर आर्म और शोल्डर में, जब कंट्रास्ट पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं तो जब उसकी मूवमेंट होगी, अबडक्शन होगी, तो वो रिलीव हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो हम कहते हैं कि हमने प्लेन फिल्म लेते हैं किसकी, एब्डोमेन की, जिसको हम स्काउट फिल्म लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेट ऑफ बाउल प्रिपरेशन, अब जब हमने प्लेन फिल्म ली है तो वहां पे हम देखेंगे कि बाउल किस तरह की आ रही है, ठीक है, हमारे पास गट किस तरह की आ रही है, गैस शैडोज कैसे हैं। अगर पूरा जो रीनल सिस्टम है उसके सामने गैस शैडोज आ रही हैं, गट आ रही है और वो क्लियर नहीं आ रहा, उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये प्रोसीजर जो है वो नहीं कर सकते। हमने पेशेंट की प्रिपरेशन देखनी होती है यहाँ पे कि पेशेंट की जो गट है वो एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद हम कहते हैं कैल्सिफिक डेंसिटी इन द रीनल ट्रैक्ट, कि हमें जो कैल्सिफाइड मटेरियल है वो रीनल ट्रैक में, वो हमें इस एब्डोमेन की जो प्लेन फिल्म होगी वो वहाँ पे नजर आ जाएगा, ताकि हम उसको फिर कंट्रास्ट वाली जो फिल्म होगी उसके साथ डिफ्रेंशिएट कर सकें। वहाँ पे तो हमें नहीं पता चलेगा ये कैल्सिफिक मटेरियल था, क्योंकि हमें वहाँ पे कंट्रास्ट की वजह से सब कुछ वाइट नजर आएगा। उसके बाद अगर सॉफ्ट टिश्यू कोई मैसेज है उसको हम इस प्लेन फिल्म में देख सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं एब्डोमिनल अब एब्डोमिनल कोई एसाइटिस है, कोई एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन है, कोई इस तरह की कलेक्शन है, तो उसको अपने ऑब्जर्व अगर करना है तो हम वहाँ पे ये जो प्लेन फिल्म हम ले रहे थे, ठीक है, एब्डोमेन की जो हमने स्काउट फिल्म लिया है उसमें हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने एक्सपोजर फैक्टर्स देखने हैं या पेशेंट की पोजीशन देखनी है, तो ये जो हमने फर्स्ट फिल्म ली थी, स्काउट फिल्म ली थी, उसमें हम उसको चेक कर सकते हैं कि एक्सपोजर फैक्टर्स ठीक है या नहीं, पेशेंट के पोजीशन एग्जैक्ट है या नहीं, पेशेंट का जो रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ व्यू है वो इसमें आ रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्लिक व्यूज जो कि ऑप्शनल होते हैं, आप लें या ना लें, ठीक है। कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर हमने करनी है, जब हमने पेन फिल्म ले लिया उसमें हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, असेस कर ली हैं, पेशेंट जो है वो रेडी है, तो उसके बाद फिर हमने पेशेंट को कंट्रास्ट जो वो इंजेक्ट करना है, जो कि बोलस में हो सकता है या फिर इन्फ्यूजन में हो सकता है, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें तो हम एडल्ट्स के लिए 50 ml टू 50 ml ऑफ 350 टू 370 स्ट्रेंथ वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट, ठीक है, कि जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 350 टू 370 ml होगी, ठीक है, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट की। उसकी हमने डोज कितनी लेनी है, 50 ml। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है जो हम कहते हैं कि मीडियल एंटीक्यूबिटल वेन हमने असेस करनी है, ठीक है, और वहां पे हमने फिर पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है, ठीक है। अब कंट्रास्ट मीडिया अगर हम देखें तो हम कहते हैं लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया हम प्रेफर्डली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें तो 300 से 600 mg पर ml, तो अडल्ट डोज जो हमारे पास बनेगी, अगर ये कंसंट्रेशन हो 300 से 600 mg, ठीक है, पर ml हो, तो फिर अडल्ट डोज जो है हमारे पास जो रेंज बनती है वो ऑलमोस्ट 50 से 100 ml। बाकी हम इसको कैलकुलेट करेंगे पेशेंट के वेट के लिहाज से, ठीक है। पीडियाट्रिक जो डोज जो होती है वो 1 ml पर केजी के लिहाज से होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल 10 kg का या 15 kg का बच्चा है तो उसके लिहाज से हम पेशेंट की जो पीडियाट्रिक डोज होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे और वही हम इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद फिल्म सीक्वेंस की अगर हम बात करें, जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया उसके बाद हमने फिल्मिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन से इमेजेस हमने लेने हैं। सबसे पहले हम कहते हैं 1 to 3 मिनट्स इंटीरियर टू पोस्टीरियर एपी, जिसको हम फिल्म कहते हैं, ठीक है, वो हम लेंगे जिसमें हमने रेनल एरिया लेना है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 5 मिनट्स पे हमने लेनी है एपी फिल्म, जिसमें हमने वही वाला रेनल एरिया लेंगे, ठीक है। पहले हमने 1 से 3 मिनट पे लिया, उसके बाद 5 मिनट्स पे लिया, फिर हम क्या करते हैं अप्लाई यूरिट्रल कंप्रेशन, फिर हम वहाँ पे यूरिट्रल कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर हम वहाँ पे कंप्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है 10 मिनट्स पे एक फिल्म लेनी है जो कि एपी फिल्म होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है इस कंप्रेशन को रिलीज करना है, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लश या एक्स या फिर रिलीज व्यू जिसको हम कह सकते हैं, कि जब हमने कंप्रेशन को रिलीज किया तो फिर हम एक रिलीज व्यू लेंगे, ठीक है, जिसको फ्लश व्यू आप कह सकते हैं, और वो फुल लेंथ व्यू होगा और वो 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट हमने लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अपराइट पोस्ट वॉइड के जब ब्लैडर एम्प्टी होगा तब हम एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे। तो ये हमारे पास फिल्मिंग सीक्वेंस है कि हमने कितने टाइम पे कौन सी फिल्म लेनी है, कौन सी इमेज लेनी है, ठीक है। अगर हम स्काउट फिल्म की बात करें तो इसमें हमने कोई कैलकुलस है वो देखना है, अगर कोई स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटी है वो हम देखेंगे। ये जो स्काउट फिल्म जो प्लेन फिल्म जो हम स्टार्टिंग फिल्म लेते हैं,
ठीक है। कोई इंटेस्टाइनल गैस पैटर्न है वो हम देखेंगे, कोई कैल्सिफिकेशन है वो हमने देखनी है, कोई एब्डोमिनल मैसेज है, ठीक है, ये एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन है, कोई एब्डोमिनल कलेक्शंस हैं, ठीक है, वो हम सारा इसमें असेस करेंगे। उसके बाद फॉरेन बॉडीज हैं तो हम ये इसमें स्काउट फिल्म में असेस करेंगे जो कि प्लेन फिल्म होगी, और फिर हम इसको जब हम कंट्रास्ट देंगे उसके साथ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके साथ हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये प्लेन फिल्म में प्रेजेंट था तो ये कैलकुलस है या नहीं, ठीक है, ये हमें कंट्रास्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमने ये चीजें पहले से जो प्लेन फिल्म होगी, जो स्काउट फिल्म होगी, उसमें हमने इनको असेस कर लेना है, नोट डाउन करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, नेफ्रोग्राम, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 5 मिनट्स पे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, बिफोर कंप्रेशन और ये आफ्टर कंप्रेशन, सिंपल नेफ्रोग्राम, फिर 5 मिनट के बाद, ये तो है फौरन आपने जब इंजेक्शन पेशेंट को दिया तब, उसके बाद जब 5 मिनट गुजर चुके हैं फिर आपने कंप्रेशन देने से पहले और कंप्रेशन देने के बाद की जो फिल्मिंग ली है वो आपके पास सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 15 मिनट्स प्रोन फिल्म, क्यों, टू शो लोअर यूरिटर, क्यों, एज द हैवी कंट्रास्ट जो है वो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पीछे जो है वो प्रोन फिल्म की बात नहीं की थी, ठीक है, क्यों नहीं की थी, कि हमें वहां पे रूटीन में रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हम प्रोन फिल्म असल में लेते क्यों, हमें वैसे जरूरत क्यों पड़ती है, वैसे हम रूटीन में तो नहीं लेते, लेकिन हमने यहाँ पे अगर ली है तो हमने क्यों ली है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। प्रोन फिल्म की अगर हम देखें तो हम कहते हैं 15 मिनट्स प्रोन फिल्म, 15 मिनट पे जब हमने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया उसके बाद 15 मिनट पे हमने एक प्रोन फिल्म ली है, क्यों ली है, टू शो द लोअर यूरिटर, कि हमने लोअर यूरिटर्स को देखना है, ठीक है, एज द हैवी कंट्रास्ट यूरिन विल मोर रेडली ग्रेविटेट, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, टू द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि वो मोर इजीली या रेडली आप ये कह सकते हैं या स्पीडली वहां से ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमने असेस करने के लिए क्या किया, एक प्रॉन फिल्म ली है जिसमें हमने लोअर यूरिटर्स को देखना है। उसके बाद हमारे पास ये रिलीज फिल्म आ जाती है जो कि कंप्रेशन के बाद, एक थी बिफोर कंप्रेशन हमने पीछे देखी, फिर हमने कहा कि हमने आफ्टर कंप्रेशन, अब ये रिलीज फिल्म है, इसमें हमने क्या करना है, होल एब्डोमेन लेना है, और होल एब्डोमेन में हमने क्या करना है, शो होल यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, जिसमें आपके पास पूरा ये कैलसिस आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये यूरिटर्स हैं, फिर हमारे पास ये ब्लैडर आ जाते हैं, तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम इसमें क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक फुल ब्लैडर व्यू लिया है, ठीक है, तो अब ये हमने क्यों लिया है, इसकी हमने कैपेसिटी देखनी है, कॉन्टोर देखना है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है फिलिंग डिफेक्ट्स हैं अगर, तो वो हमने असेस करनी है, तो हम फुल ब्लैडर व्यू एक लेते हैं, ठीक है, पोस्ट वाइड हम लेते हैं कि ब्लैडर जब एम्प्टी हो, ठीक है, टू असेस ब्लैडर एम्प्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमने टू डिमॉन्स्ट्रेट रिटर्न ऑफ द डायलेटेड अपर ट्रैक्स, ठीक है, जिसमें हम ब्लैडर ट्यूमर है या फिर कोई हमारे पास ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैलकुलस है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्लैडर में जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वो कितना प्रेजेंट है आफ्टर एम्प्टिंग ब्लैडर। तो इन चीजों को असेस करने के लिए हमने पोस्ट वॉइड एक फिल्म लेनी है। अब अगर हम डिलेड फिल्म्स की बात करें तो हम कहते हैं 3, 6, 12, 24 आवर्स फॉर डिलेड ओपेसिफिकेशन। तो हम इतने घंटे पे, 3 घंटे पे, 6 घंटे पे, 12, 24 आवर्स पे हम डिलेड फिल्म्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स, तो हम यहाँ पे भी एक फिल्म ले सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड है। ये ऑप्शनल फिल्म्स भी हैं, ठीक है, अगर हमें जो पीछे तक हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, हमें पूरा यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट जो वो क्लियर हो जाता है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कहीं पे हमें कोई डाउट है, कोई सस्पिशन है, तो फिर हम ये वाली फिल्म्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं रैपिड सीक्वेंस ब्यूरोग्राफी इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो हम फिल्म्स लेते हैं कहाँ पे, एट 2, 4 और 6 मिनट्स आर टेकन टू कंपेयर द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द ईच किडनी। तो हम दोनों किडनीज के एक्सक्रीशन रेट अगर कंपेयर करना है, अगर रीनल आर्टरी में कोई स्टेनोसिस है, तो फिर हम 2, 4 और 6 मिनट पे भी फिल्म्स लेंगे। ये वाली जो फिल्म्स है ये ऑप्शनल फिल्म्स है कि हम रिलेट करेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की डिजीज क्या है, क्या पैथोलॉजी है, हमें कौन कौन सी फिल्म्स रिक्वायर्ड है। जो रूटीन स्टडी थी वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। उसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यूरिथ्रल कंप्रेशन,
कि हमने किन केसेस में हमें यूरिथ्रल कंप्रेशन नहीं करना है, ये जरूरत नहीं है। एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द 5 मिनट्स इमेज, तो वहाँ पे कॉन्ट्राइंडी, अगर हमें 5 मिनट इमेज पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है या सस्पिशन मिल रही है तो हम वहाँ पे यूरिथ्रल कंप्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है या कोई अदर एब्डोमिनल मैस है तो वहाँ पे भी हम यूरिथ्रल कंप्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन है तो फिर हम यूरिथ्रल कंप्रेशन नहीं देंगे। फिर हम कहते हैं रीसेट एब्डोमिनल, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो भी हम यूरिथ्रल कंप्रेशन नहीं देंगे। सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट ट्रॉमा है या फिर यूरिनरी डाइवर्जन है, ठीक है, या फिर रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है तो फिर हमें वहाँ पे यूरिथ्रल कंप्रेशन हमने नहीं देना और हमने वो वाली फिल्म्स नहीं लेनी। व्हाट टू लुक फॉर इन आईवीयू, कि हम जो आईवीयू अभी तक कंप्लीट स्टडी किया उसमें हमने किन किन चीज़ों को देखना है, क्या चीज़ें हमने असेस करनी है। साइज, शेप, पोजिशन एंड एक्सिस ऑफ द किडनी। उसके बाद हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडोला, कैल्सिस सिस्टम, रीनल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद यूरिटर पेल्विक जंक्शन को हम देखेंगे, यूरिटर को हमने देखना है। उसके बाद यूरिट्रोवेसिकल जंक्शन को हम देखेंगे। उसके बाद हम यूरिनरी ब्लैडर को देखेंगे। फिर हम रिलेशन ऑफ द यूरिटर टू स्पाइन एंड सॉस मसल, हमने ये चीज़ें हैं जो हमने असेस करनी है, देखनी है, एग्जामिन करनी है, किसमें, आईवीयू में या फिर आईवीपी स्टडी में। उसके बाद हम रेडिएशन डोज की अगर हम बात करें जो आईवीयू में हम पेशेंट को देते हैं तो ये हमारे पास कितनी है, 1465 मिली रॉन्टन पर प्रोजेक्शन फॉर मेल्स और 1047 मिली रॉन्टन फॉर फीमेल। क्या एक प्रोजेक्शन जब हम लेते हैं तो हम इतनी डोज जो है वो पेशेंट को दे रहे हैं, उसका इतना एक्सपोजर होता है रेडिएशन से। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसको हम आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशन दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ पे आंसर करके आपकी जो क्यूरीज हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन हैं उनको क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।